नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब भारतीय अवाम ताकत दल का ये प्रयास और ये मुहिम भारतीयता के लिए ये धीरे धीरे जो है ये जड़ पकड़ रही है। लोग इसमें गौरवान्वित भी महसूस हो रहे हैं और भारतीय एकता हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारे राष्ट्र के शाश्वत आयु के लिए, शाश्वत परपेचुअल इटर्नल, उसके लिए जो है भारतीयता आवश्यक है, भारतीय एकता आवश्यक है। ये लोग महसूस करने लगे हैं। कुछ जो है जो अलग थलग पड़े हुए पिछड़े भारतीय भाई बहन वो भी ये महसूस करने लगे हैं कि चलिए कम से कम ऐसा संगठन तो आया जो कि हमको भारतीयता के आधार पर और समानता के आधार पर भारतीयता की इज्जत तो दे रहा है, समानता की इज्जत तो दे रहा है सबके बराबर। देखिए ऐसे भारतीय भाई बहनों को भारतीय अवाम ताकत दल बस यही कहना चाहता है, आप उस इज्जत के हकदार हैं, संविधान ने दिया हुआ है और ये मान्यता हमारे उन क्रांतिकारी देशभक्त अमर शहीदों की भी रही है, जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत हमको आपको इस मुल्क को आज़ादी मिली है, तो सबकी मान्यता रही है। ये कट्टरवादी जो तत्व हैं जो कि अनेक भेष बदल करके कोई कहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, कोई कहता है कि समाजवादी हैं, कोई कहता है कि हम जो है वो बहुजन समाज, कोई कहता है कि हम बहुजन समाजवादी हैं, कोई कहता है कि हम वो अम्बेडकर जी के आदर्शों के पालक हैं। ये सब उन समय बस स्टिकर लगा हुआ है। ये भारतीय समाज की विघटनकारी ताकतें हैं। तो ये ताकतें यानी उन भारतीय भाई बहनों को जो अलग थलग वो पड़े हुए हैं और जिनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, और भारतीय अवाम ताकत दल ये लगातार कह रहा है कि पूरा भारतीय समाज हमारा वो अलग थलग पड़े हुए हमारे भारतीय भाई बहनों को
वो सम्मान जिस सम्मान के वो हकदार हैं और पात्र हैं और अधिकारी हैं, उनको दिया जाए। तो एक कट्टरवादी तत्वों का, तो ये सब कट्टरवादी तत्व ही हैं। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल शुद्ध रूप में इसको समझ लें कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए, चाहे आपकी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे गरीबों, मजदूरों, किसान मजदूरों, कर्मचारियों, अल्पसंख्यकों का वो दम्भ भरने वाली जो है ये वामपंथी हो, और जो है वो सबको साथ ले चलने की का दम्भ भरने वाली ये जो जीएनपीसी जो है वो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस हो, चाहे जो है वो माननीय लोहिया जी के आदर्शों पर चलने के लिए जो वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बाबा साहब के वसूलों पर चलने का दम भरने वाली आपकी बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी हो, इसी तरह के तमाम हैं। ये कट्टरवादी तत्व हैं जो कि हमारे भारतीय भाई बहनों को वो इज्जत देना नहीं चाहते। बाबा साहब को आदर्श मानने वाली, बाबा साहब को अपना आइकन मानने वाली बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया जो मायावती है, उसका व्यवहार जरा देखिए। चुने हुए प्रतिनिधियों को, चुने हुए एमएलए और एमपी को वो जमीन पर बिठाती है और अपने उच्च आसन पर बैठती है। वो जब इस बाबा करती है तो देखिए, वो खुद ही यानी बाबा साहब ने जातिभेद समाज की बात कही थी, सबको सम्मान देने की बात कही थी, और वो मायावती जो जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको वो सम्मान नहीं दे पाती जो कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनको जमीन पर बिठा करके अपने उच्च आसन से वो उपदेश देती है। तो एक नमूना है कि हमारे इन महापुरुषों का नाम, हमारे इन महापुरुषों के नाम पर वो चलाने वाले जो दल हैं, वो भी कट्टरवादी तत्व हैं। वो अलग अलग भेष में और अलग अलग वो स्टिकर वो चिपकाए गए हैं। तो बात वही है कि हमारे सभी जो भारतीय भाई बहन हैं वो इज्जत के हकदार हैं, और पूरा समाज जो है वो उसको सम्मान जो है वो देना ही पड़ेगा, यदि इस समाज को स्थिर रहना है। तो ये है उसमें। अब खबर कुछ ऐसी आ रही है, हालांकि इन खबरों का कोई उसका पुष्टिकरण या वेरिफिकेशन तो नहीं हो सकता, इसलिए कि मान लीजिए उनसे पूछताछ हो, जिनके विषय में खबर है या जिन्होंने ऐसा कहा है, तो वो मुकर भी जाएं जो दिन रात झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, तो कभी भी इन बातों को वो स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन खबर है कि, और वो खबर जो है जब ये विभिन्न दलों के पदाधिकारी या नेता या उनके कार्यकर्ता जो भी है सिखाए पढ़ाए, जब वो भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते हैं, तो उसी से जो समाचार मिलता है कि खास कि वो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी को लगा दिया है, क्योंकि वो यूट्यूब वाले सर क्या जितना भी असर है उसको बेअसर कर दें, पूरा उनका क्षेत्र जो है उनको माने प्रभावहीन कर दें, जड़ से उखाड़ दें, और उसी में मेरा काम चल जाएगा।
भारतीय जनता दल बहुत पहले ये बता चुका है। ये कहने को है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, कहने को है कि ये समाजवादी पार्टी है, आपस में सब वो टीवी चैनलों पर जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई भी देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो चुनाव भी लड़ते हैं और सत्ता भी हथियाते हैं, लेकिन वस्तुतः ये आपस में उनके अंदर खाने में इनकी सांठगांठ होती है। और सबसे जो खतरनाक बात यह है कि हमारे भारतीय समाज को बांटने में वो सब एक है। यानी हमारे भारतीय भाई बहनों को कमजोर से कमजोर करने में ये सभी भारतीय जनता पार्टी वाले और गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज, जिसको कि आप लोग जो है भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, तो वो कांग्रेस या जीएनपीसी, ये वाम दल, समाजवादी पार्टी और वो बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, टीडीपी, डीएमके, ये सभी जो है हमारी जो भारतीय आवाम है, जो 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 इस देश के भारतीय भाई बहन हैं, उनको बांट बांट करके कमजोर से कमजोर करने की उनकी मंशा और साजिश है। तो आपको वो कमजोर से कमजोर वो रखना चाहते थे, तब और आपको कमजोर से कमजोर रख करके ही वो अपनी ताकत बनाते हैं। और देश की भलाई इसमें है कि हमारी आवाम ताकतवर हो और वो ताकत का एहसास इनको कराए। तो उसी ताकत का एहसास कराने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल, जिसका नाम ही है भारतीय अवाम ताकत, भारत की अवाम की ताकत के लिए ही बना है। एकता, भारतीयता आधारित एकता, भारतीय एकता। तो ये बहुत एक आवश्यक फैसला आपको करना है कि आपको ताकतवर बन के रहना है इनके आगे, ताकतवर बन करके इनको ताकत से विहीन कर देना है, इनको शक्ति विहीन कर देना है, इनको शून्य कर देना है, कि इनके साजिश का शिकार हो करके अपने को बिल्कुल शक्तिहीन, निराश और बिल्कुल बलहीन हो जाना है। तो ये फैसला बिल्कुल निर्णायक फैसला आपको करना है। और निश्चित रूप से यदि देश को मजबूत होना है तो लोगों में एकता बहुत ज़रूरी है। बिखराव को समाप्त करना ही होगा। और वो बिखराव एक तो ये जो ताकतें हैं समाज को तोड़ने वाली हैं, वो तो अलग से है। और बिखराव जो पहले से भी है, ऐसा नहीं कि यही पैदा किए हैं, ये तो पहले से जो बिखराव है उसी का ये शोषण करते हैं, उसी का ये दुरुपयोग करते हैं, उसी का ये दोहन करते हैं। तो बिखराव तो है जाति का। अब ये जो जनगणना है, जाति के आधार पर जो है अंतिम जनगणना हुई थी 1931 में। 1931 तो वो तो अंग्रेज थे। अंग्रेज तो इस भारतीय समाज को बांट करके वो शासन करना चाहते थे। ये उनके मंसूबों और जो है मंसूबों का एक जो है मंसूबे और रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा था कि हमारे देश को, हमारे जो है वो भारतीय समाज को बांट करके कमजोर बना के वो रखें। आज देखिए यही काले अंग्रेज भारतीय समाज को बांटने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इनको शुद्ध रूप से काले अंग्रेज माने और
सच्चे मायनों में यदि आप में जागृति हो जाए भारतीयता को लेकर के कि हम सभी एक हैं, हम सभी भारतीय हैं, तो इनको वोट देना तो बहुत दूर की कौड़ी, बहुत दूर की बात। इनको आप लोग देश के बाहर कर दें, देश के बाहर निकाल दें, तो वो जागृति वो जागृति आनी बहुत जरूरी है। वो जागरूकता, भारतीयता आधारित जागरूकता, कॉन्शियसनेस, वो फीलिंग, वो एहसास आना बहुत जरूरी है। सुनने में आया कि इस यूपीए सरकार ने 2011 में कुछ जात के आधार पर जनगणना करवाई थी, लेकिन कुछ स्वार्थी उलझनों के कारण, आपसी उलझनों के कारण उसको जो है जारी नहीं कर पाई, सार्वजनिक नहीं कर पाई। ये कभी वो राष्ट्रीयता की बात करती है, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग जो है भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं। तो ये है उन अंग्रेजों से, जिन अंग्रेजों को हमारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त और क्रांतिकारी अमर शहीदों ने अपनी कुर्बानी शहादत दे करके वो भगा दिया। ये उनसे ज़्यादा खतरनाक ये अंग्रेज हैं, इस समाज को बांटने वाले। तो उन्हीं में से एक जो है ये जीएनपीसी, ये मुखौटा पहनी है कि हम नाम रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। माने भारतीय नाम रख करके सबसे खतरनाक वो भारत विरोधी, राष्ट्रीय सबसे खतरनाक राष्ट्र विरोधी, और कांग्रेस और जीएनपीसी तो जो है तो उसने 2011 में जातियों के आधार पर जनगणना करवाई थी, लेकिन कुछ अपनी आंतरिक और मानसिक उलझनों के कारण, दुविधा के कारण उसको जो है वो जारी नहीं कर पाई, सार्वजनिक नहीं कर पाई। और अंग्रेजों ने मैंने तब से 1931 में मैंने जो है अंतिम बार जो है जात के आधार पर वो जनगणना करवाई थी। कोई कह रहा था कि शायद 76 लाख जातियां हैं, और ये जो देश को बांटने वाले काले अंग्रेज जो है आज फिर वो मांग कर रहे हैं कि जात के आधार पर जो है जनगणना। ये हमारा देश बढ़ गया है, पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान, अच्छा, जब भी इस देश से कोई टुकड़ा निकलता है तो वो ऐसा नहीं कि उसमें एहसास हो कि भाई हम इसी देश के टुकड़े थे, हमारा नाता इसी देश से है, ऐसा नहीं है। वो इस देश का दुश्मन बन जाता है। इसी देश को नुकसान, मान लीजिए कि इस देश से कुछ जो है वो टुकड़ा बन करके वो पंजाब का निकल जाए, या बंगाल का निकल जाए, या तमिलनाडु का निकल जाए। ऐसा नहीं कि उसमें यह एहसास होगा कि भाई हम इसी देश के हिस्सा है। वो विदेशी ताकतों के गोद में बैठ करके फिर भारत को ही जो है वो तंग करने का एक हथियार वो बन जाएगा। ये सभी लोग जो है वो जान लें इस बात को। तो ये पाकिस्तान का जो अनुभव है एक बहुत ही कट अनुभव है, और वही दशा लाने के लिए ये खतरनाक ताकतें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद जो है ये राष्ट्रवाद के नाम पर कलंक है। कलंक इसलिए है कि सारी जो है वो समाज विरोधी ताकतों को, देश विरोधी ताकतों को ये पाल रहे हैं। ये सत्य है। ये अब देखिए उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी लगभग मर चुकी थी। न उसकी कहीं कोई गतिविधि थी, न कोई उसका आंदोलन था, न कहीं वो समाज में दिखती थी, न कोई उस सड़क पर उसका कोई आंदोलन था। उसको जीवन दान देने वाले वो उस मरी हुई समाजवादी पार्टी में जो है वो उसको पानी देने वाले, पानी देकर के वो जिंदा करने वाले, और फिर से उसको जीवित करने वाले, यही योगी आदित्यनाथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री हैं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री तो वो उत्तर प्रदेश के हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो वो योगी आदित्यनाथ जी जो है उस मरी हुई समाजवादी पार्टी को पंचायत चुनाव के माध्यम से इन्होंने उसको जिंदा कर दिया। ये तथ्य जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें। इसके पहले जो है 4.5 साल में लोग समाजवादी पार्टी को भूल चुके थे। वो बिल्कुल सीन से गायब वो हो चुके थे। न समाज में कोई उसकी गतिविधि दिखती थी, न सड़क पर दिखती थी, और किसी भी रूप में वो दिखती नहीं थी। लगभग वो मर चुकी थी। उसको जिंदा करने वाले ये योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री, जिन्होंने पंचायती चुनाव करा करके वो जीवन दान दिया उसको, और गाने को और दिखाने को ये जनता के सामने ये एक दूसरे के विरोधी नहीं दिखाते कि ये एक दूसरे के दुर्विरोधी। और वो पंचायत चुनाव कराने में हमारे हजारों जो है कर्मचारी, यानी वो मैंने पंचायत का चुनाव संपन्न कराने में हजारों जो है राज्य सरकार के कर्मचारी जो है उनकी मौत हो गई, जान गंवा बैठे। तब भी योगी आदित्यनाथ जी ने उस मरी हुई समाजवादी पार्टी को जिंदा किया। तो हमारी जो है जनता के आगे ये भले वो एक दूसरे के विरोधी दिखाने का प्रयास करते हों और एक दूसरे के खिलाफ वो चुनाव भी लड़ते हैं, सत्ता भी आते हैं, लेकिन वास्तविकता में सच्चे रूप में ये अंदर खाने में वो मिले हुए हैं। और भारतीय समाज को बांटने में, भारतीय आवाम को बांटने में तो एक तो है ही, ये तो पक्की बात है। तो ये जो विघटनकारी ताकतें हैं जो कि जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, भाषावाद, प्रांतवाद के आधार पर इस भारतीय समाज को बांटना चाहती हैं, वो तर्क क्या देती हैं, जरा सुनिए। वो कहती हैं कभी कि भाई जातिवाद तो एक सच्चाई है, जातिवाद एक हकीकत है, वो उनका एक तर्क होता है। तो इनको दुष्ट कहा जाएगा, भारतीय दुष्ट कि, और उन भारतीय दुष्टों को भारतीय आवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय आवाम के माध्यम से एक स्पष्ट जवाब ये है कि जातिवाद हकीकत नहीं है। जातिवाद इस मुल्क का सबसे बड़ा जहर की हकीकत है, सबसे बड़े जहर की हकीकत है। जो जहर फैला करके ये विघटनकारी ताकतें जो है अपना वोट और सत्ता हथियाने की साजिश करती हैं। तो जातिवाद हकीकत नहीं है, जातिवाद सबसे बड़ा अभिशाप और सबसे बड़ा जहर की हकीकत है। ये सभी जो है जो भारतीय दुष्ट हैं, जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो कि तर्क देती हैं कि, और जो जिसके नेता, जिसके प्रवक्ता तर्क देते हैं कि जातिवाद एक हकीकत है,
उनके लिए जवाब है भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से कि जातिवाद हकीकत नहीं है, बल्कि जातिवाद जो है वो बहुत बड़ा अभिशाप, बहुत बड़े जहर की वास्तविकता है और की हकीकत है। ये सभी जो है जो विघटनकारी जो दुष्ट हैं उनको ये स्पष्ट ये जवाब। और जो जातियों की बात कही जा रही है, कोई कह रहा है कि 76 लाख जातियां हैं, ये सभी लोग और खासकर हमारे आदरणीय भारतीय अवाम भी जान ले। और ये जो भारतीय दुष्ट हैं, विघटनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, वो भी जान लें कि जिस वक्त 26 जनवरी 1950 को ये हमारे देश का संविधान, हमारे देश के लिए यही गीता है, यही रामायण है, यही कुरान है और यही बाइबल है और यही गुरु ग्रंथ साहिब है। कौन? भारत का संविधान। और कुछ मायनों में तो उससे भी बड़ा है। तो हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए भारत का संविधान ही जो है गीता है, रामायण है, कुरान है, ग्रंथ साहिब है, बाइबल है, सब कुछ है। तो जब वो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो उसने 76 लाख हो या 76 करोड़ हो या जो भी हो, जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर और शायद वो प्रांत तो वो नहीं बने थे। भाषा के आधार पर प्रांत तो शायद बाद में बने हैं। तो भाषागत और भाषा के आधार पर, प्रांत, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो भी पहचान रही है, सारे पहचान को, सारे वजूद को भारतीय संविधान ने 26 जनवरी 1950 को समाप्त कर दिया। और उसने हमको एक ही पहचान दी, ये बोल करके हम भारत के लोग, हम भारतीय। इस हकीकत के बावजूद भी 26 जनवरी 1950 के पहले की जो समाज की बुराई है, जातिवाद की, सांप्रदायिकता की और इत्यादि की, वही बुराई ये विघटनकारी ताकतें बड़े बेहयाई से, बड़ी धृष्टता के साथ, बड़ी दुष्टता के साथ जो है आज ये तर्क दे रहे हैं। और वो तर्क जो है ऐसे नहीं दे रहे हैं, उनको अभी भी भरोसा है, विश्वास है कि हमारे भारतीय समाज के लोग अभी भी उनके जातिवाद के हथकंडे में, सांप्रदायिकता के हथकंडे में, और इसी तरह से जो है भाषावाद के हथकंडे में और भाषा आधारित जो प्रांत बने हैं उस प्रांतीयता के हथकंडे में अभी भी उसका शिकार होने के लिए हमारे भारतीय भाई बहनों का कुछ तबका अभी भी उसके लिए तैयार है। इसी भरोसे पर वो इतनी दुष्टता, इतनी दुष्टता, इतनी धृष्टता, इतनी बेहयाई के साथ वो तर्क दे रहे हैं। तो फिर क्या इलाज है? इलाज यही है कि हम सभी भारतीयता के आधार पर एक होकर के उनके सारे मंसूबों को ध्वस्त करें, चकनाचूर करें, नष्ट में नाबूद करें। और भारतीय जनता पार्टी का तो धूर्तता का तो कोई आलम ही कोई इंतहा ही नहीं है। ये जातिगत आरक्षण को वो लागू करेगी, ओबीसी आरक्षण को जो है, ओबीसी आरक्षण को शिक्षण संस्थाओं में लागू करेगी, और फिर जातिगत गणना का जो है वो विरोध भी करेगी। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों,
जैसे ये सब चला रहे थे ना बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, कि जो है वो विभाजन विभीषिका 14 अगस्त वाली, आरक्षण ये एक बहुत बड़ी विभीषिका है अपने देश की, देश को बांटने वाली, किसी भी रूप में। आरक्षण जो है किसी भी रूप में, चाहे ओबीसी का हो, चाहे SC ST का, कुछ भी है, बहुत बड़ी विभीषिका है। इसको समूल समाप्त करना ही होगा। और इसके जितने पोषक ये ताकतें हैं, वो सभी इस देश के दुश्मन हैं। आरक्षण जैसी विभीषिका को पालने वाले और आरक्षण के आधार पर वोट बटोरने वाले सभी जो ताकतें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो गांधी नेहरू परिवार चांडा चौकड़ी काकस या कांग्रेस हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, और इसी प्रकार के मैंने TMC या RJD JDU JDS कोई भी हो, जो कि आरक्षण जैसी खतरनाक विभीषिका के आधार पर जो है अपना और वो भी जातिगत आरक्षण के जो है, और आरक्षण अपने आप में बहुत बड़ी विभीषिका है। उसके आधार पर जो है वोट और सत्ता की जो है जो हथियाने की जो साजिश कर रहे हैं, वो देश के सबसे खतरनाक शत्रु हैं। तो बीजेपी भी जो है इस देश की बहुत ही खतरनाक शत्रु है, जो कि आरक्षण को भुना करके इस समाज को बांटना चाहती है। कुछ चर्चा थोड़ी सी अपने मुल्क की सुरक्षा की भी बात कर लेते हैं। ये YouTube के माध्यम से कुछ तथ्य रखे गए थे कि ये जो जवाहरलाल नेहरू था, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक शख्सियत था। बहुत ही गद्दार बने, मुल्क के साथ गद्दारी करने वाला। भारत जो हमारा भारत राष्ट्र है, भारतवर्ष है, उसके साथ गद्दारी करने वाला पूरे इतिहास में आपको आप ढूंढ डालिए, इससे बढ़ करके, नेहरू से बढ़ करके कोई गद्दार आपको मिलेगा नहीं। उसने, इन दोनों ने मिल करके, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने तो मिल करके पूरा देश ही बांट दिया। देखिए, जब भी देश विभाजन की बात आती है, इन दोनों ने बांटा भी, और एक इससे भी मैंने साजिश करके जो है वो नेहरू को सत्ता पर बिठाने के लिए देश को बांट दिया, और उससे भी बड़ी साजिश करके इसका इल्जाम जो है किसी और के मत्थे और उनके जिन्ना साहब के मत्थे मरने की, उससे भी बड़ी साजिश की। और कई तरह के तर्क भी दिए जाते हैं। कुछ ये JNPC वाले बोलते हैं कि विभाजन जो है वो सावरकर ने करवाया, हिंदू महासभा ने करवाया, वो इस तरह का तर्क वो लाते हैं। और उनके जो चमचे किस्म के, चमचा ही कहा जाएगा, वो आशुतोष, मुकेश कुमार जो पत्रकार हैं, अजीत अंजुम, वानखेड़े, मतलब ये जो गिरोह है या लुटेन गिरोह, वो इस तरह की बात करता है। बने नेहरू और ये दो खतरनाक गद्दार हैं, उनके पापों को ढकने के लिए एक झूठा तर्क जो है कि देश को बांटने के लिए सावरकर और हिंदू महासभा इत्यादि की बात करते हैं। और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से कट्टरवादी तत्व जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पापों को छिपाने के लिए कुछ और भी तर्क देते हैं
कहते हैं कि विभाजन हुआ तो अच्छा हुआ, कुछ मुसलमानों की आबादी इस देश में कम हो गई, इस तरह का भी तर्क देते हैं। उनसे जरा पूछिए। कुछ ऐसे बोलते हैं कि ये धर्म के आधार पर बांटा गया, धर्म के आधार पर यह तर्क दिया गया। ये शुद्ध रूप से सत्ता हथियाने की, यानी सत्ता की जो है छीना झपटी का ये दुष्परिणाम है। और सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू को सत्ता पर बिठाने के लिए ही जो है मैंने जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ने ये साजिश किया देश बांटने की। ये देश वो पूरा समझ गया। और उसमें भी अब ये तो बहुत सामान्य ज्ञान की बात है कि जहां एक और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी देश के सामने कह रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, ये इस बात को सभी लोग जानते हैं, ये यानी यह कोई वो छुपी हुई बात नहीं है। तो जहां एक और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी देशवासियों को भरोसा दिला रहा था कि भाई पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, मतलब कि तो देश के लोगों ने और पूरा देश इस पर भरोसा किया कि भाई ये जिद्दी किस्म का आदमी है। जब कह रहा है तो जो है देश को न बंटने के लिए ये कुछ भी करेगा, आंदोलन करेगा, अभियान चलाएगा और धरने पर बैठ जाएगा, आमरण अनशन कर देगा, जान भी दे देगा, लेकिन देश को बंटने नहीं देगा। ये विश्वास जो है देश के लोगों ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर किया। लोगों को क्या मालूम था कि वही मोहनदास करमचंद गांधी जो है, जो कि कांग्रेस का सदस्य भी नहीं था, वो उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में मतलब कि उनको सत्ता दिलाने के लिए पूरी कांग्रेस को डिक्टेट कर रहा था, उसको आदेश दे रहा था। कौन मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि उस वक्त जो है कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था। तो और इसके बाद उसको सत्ता दिलाने के लिए जो है जितने भी वो कार्य समिति के सदस्य थे, जितने भी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, वो नेहरू के पक्ष में जो है वो पत्र वो लिखवा रहा था। जबकि कांग्रेस का संविधान कांग्रेस के संविधान के अनुसार जो है वो प्रक्रिया जो प्रक्रिया जो कि कार्य समिति इसके लिए फैसला करेगी, बिल्कुल नहीं था। उस समय कांग्रेस के संविधान के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष के लिए प्रांतीय समितियों को जो है वो प्रस्तावित करना था। तो 15 जो है प्रांतीय समितियों में से 12 ने इनके समर्थन में, सरदार पटेल के पक्ष में अपना मत दिया था। 3 किसी और के माने एकाध जो है वो जेबी कृपलानी या सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया के। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था या सदस्य ही नहीं था, वो पूरी कांग्रेस को अपने कब्जे में लेकर के उसको डिक्टेट करते हुए सीता वीरमैया, पट्टा वीरमैया या जेबी कृपलानी, जिनके समर्थन में एकाध प्रांतों से माने जिनके पक्ष में समर्थन आया था, उनसे नेहरू के पक्ष में जो है वो समर्थन पत्र ले लिया और सरदार पटेल के बिहाफ पर उनकी ओर से एक समर्थन पत्र जो है वो तैयार करवा दिया। सिर्फ सरदार पटेल को दस्तखत करना रह गया था उस पर कि मैं
जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में जो है वो के पक्ष में मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। और उसके अलावा माने कांग्रेस के संविधान के विरुद्ध जो है कार्य समिति के सदस्यों से सभी वो समर्थन जो है वो पत्र जो है वो उसने इकट्ठा करवाया। कौन मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। देखिए, और फिर जब ये हुआ, जब बाद में ये तय हुआ कि ये चूंकि उस पर प्रधानमंत्री पद के लिए वो जिन्ना साहब ने भी दावा वो ठोका था, दावा किया था कि भाई इस नेहरू से ज़्यादा काबिल ज़्यादा वो तजुर्बेकार और सीनियर बैरिस्टर तो वही थे। तो उसी के आधार पर जो है वो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने दावा ठोक दिया था। तो वो जो है जब पूरी कांग्रेस को कोई दबा रखा था ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, तो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के रास्ते में एक सबसे बड़ा रोड़ा के रूप में आ गए थे वो मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना को सॉल्व करने के लिए उसके समाधान के लिए बस ये मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन जो कि उसमें गवर्नर जनरल था, इन तीनों ने फैसला किया मिल करके कि भाई अब तो बस एक ही उपाय है कि इस देश का एक वो टुकड़ा किया जाए और उसको वो टुकड़ा जो है वो पाकिस्तान के नाम से, और वो टुकड़ा जो है इसके मुंह में डाला जाए, जिन्ना के मुंह में डाल करके उसको चुप किया जाए, शांत किया जाए। माउंटबेटन ने यह कहा कि भाई ये संभव तो है, लेकिन देश विभाजन का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की ओर से आना चाहिए। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जब ये खबर फैली देश में कि माउंटबेटन ने शर्त रखी है कि भाई देश तभी बढ़ सकता है जबकि देश विभाजन का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की ओर से आए। तो देश के लोगों ने कहा कि भाई ये जो कांग्रेस है, आज़ादी की लड़ाई के नाम पर जो है ये अंग्रेजी सरकार की मुखबिर रही, दलाल रही। यहाँ तक तो मैंने कुछ यहाँ तक तो कुछ जो है बर्दाश्त करने वाली बात हो सकती है, लेकिन देश बांटने के लिए प्रस्ताव पास करे ये किसी को विश्वास ही नहीं था। लेकिन वो विश्वास भी टूट गया। तो वो शायद 17 जुलाई 1947 का अखबार है कोई, वो हिंदुस्तान, उसने भी पुष्ट किया है कि देश बांटने का प्रस्ताव इसने कांग्रेस ने पास किया हुआ है। तो अब बात सही भी थी कि कांग्रेस भी देश बांटने के प्रस्ताव को पारित करने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन तब भी वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो कांग्रेस का सदस्य ही नहीं था, उस कांग्रेस की जो है कार्य समिति पर दबाव ये डाला, एक झूठी कहानी बताया कि ये जो है ये जो जवाहरलाल नेहरू है वो माउंटबेटन के आगे एक धमकी दिया है। धमकी ये दिया है कि यदि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। तो अब ये कांग्रेस को फैसला करना है और इसमें कांग्रेस का टूटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और कांग्रेस को हर हालत में बचाना है। तो कांग्रेस को बचाने के लिए देश को बांटना जरूरी है। यह वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेसियों को
समझाने में, दबाने में कामयाब हो गया और उस कांग्रेस से देश बांटने का प्रस्ताव जो है विधिवत पारित करवा लिया। अब तो कहीं कहीं ये सवाल भी आता है, कहीं सवाल मतलब कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं पीसीएस के, शायद 2015 के यूपी पीसीएस के प्रीलिम में क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस ने देश विभाजन का जो प्रस्ताव पास किया था, देश विभाजन का जो प्रस्ताव पास किया था, उसका किसने विरोध किया था। बात सही है कि उसका विरोध सिर्फ एक आदमी ने किया था, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस के इस कुकृत्य पर महान राष्ट्रवादी सैफुद्दीन किचलू साहब, सैफुद्दीन किचलू कौन थे? सैफुद्दीन किचलू साहब वही राष्ट्रवादी थे जो कि राष्ट्रवादी सतपाल जी के साथ जो है वो जलियांवाला बाग के जेल में बंद थे। तो इन्हीं दोनों राष्ट्रवादियों को छुड़वाने के लिए बैसाखी के दिन हमारे भारतीय भाई बहन उस जलियांवाला बाग के मैदान में इकट्ठा हुए और जिसको कि चारों ओर से बंद करके जनरल डायर ने गोली से मरवाया। तो सैफुद्दीन साहब जो है वही महान राष्ट्रवादी थे जिनको छुड़ाने के लिए हमारे भारतीय भाई बहन ने कुर्बानी दी जलियांवाला बाग में। उन्होंने कांग्रेस के इस कारनामे पर, इस कुकृत्य पर बहुत कांग्रेस को लताड़ा कि ये कांग्रेस जो है वो देश विभाजन, मैंने इसी कांग्रेस से बढ़कर के कोई देश विभाजनकारी कोई ताकत है नहीं। और जिसने की सांप्रदायिकता के आगे जो है घुटने टेक दिया। तो ये यानी बहुत कड़े शब्दों में इस कांग्रेस की और कांग्रेस की इस हरकत और करतूत की जो है आलोचना किए थे हमारे महान राष्ट्रवादी सैफुद्दीन किचलू साहब ने। इसको भी यानी सब इस सारे तत्व को ये सब वो दबा के बैठे हुए हैं। ये देश विरोधी ताकतें हैं, खास करके जीएनपीसी और बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जो है कभी भी नाम नहीं लेते हैं। सिर्फ उनके मन में जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरुद्ध जो दुर्भावना है, जहां भी किसी राष्ट्रवादी शख्सियत जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से है, उसका नाम ये आरएसएस वाले बीजेपी वाले हमेशा उसको दबा देते हैं। इनके लिए बस दो ही राष्ट्रवादी दिखते हैं, एक सावरकर और एक गोडसे, और ये बड़े आराम से इनका नाम लेते ही वो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज जो है अपने को ऊंचा कर लेती है इनसे। और कौन जीएनपीसी? जो इस देश की जिसकी सबसे बड़ी गद्दार है, सबसे बड़ी अभिशाप है, सबसे बड़ी डकैत है, सबसे बड़ी जो है वो सातिर अपराधियों का गिरोह है, सबसे बड़ी जो है वो खूंखार औपनिवेशिक ताकत है, वो बीजेपी से अपना मंच ऊपर कर लेती है जो ही ये नाम लेते हैं गोडसे और सावरकर का। तो ये साजिश है बीजेपी की कि कभी भी वो सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लेती है, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लेती है, शहीद आजम भगत सिंह का नाम नहीं लेती है, अशफाकुल्ला का नाम नहीं लेती है, खुदीराम बोस का नाम, सिर्फ सावरकर गोडसे। क्योंकि सावरकर गोडसे का नाम लेते ही इतनी खतरनाक जो है जो तंजीम है बीजेपी से अपना मंच जो है अपना स्तर वो ऊंचा करने में कामयाब हो जाती है। तो जरा विचार करिए कि जहां एक और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी लोगों को एक झूठी दिलासा दिला रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, वहीं पर
नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए कांग्रेस पर दबाव डाल करके एक तो नेहरू के पक्ष में जो है पूरा माहौल बनाया, और जो कांग्रेस तैयार नहीं थी देश विभाजन का प्रस्ताव पारित करने के लिए, उस कांग्रेस पर दबाव डाल करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी देश को बंटवाया। तो एक ओर देश को बांटने की साजिश भी कर रहा था, दूसरी ओर जो है ये झूठ भी बोल रहा था और देशवासियों को झूठी दिलासा भी दे रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। तो सबसे बड़ा विश्वासघाती, इसीलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि 15 अगस्त जो है ये आज़ादी का दिवस हो नहीं सकता। ये सबसे बड़े विश्वासघात का दिवस है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो जिसने जो है देश का विभाजन वो करवा करके जो है जिसने विश्वासघात किया उसको इन समूह ने बना दिया यह राष्ट्रपिता है। देश विभाजन के कारण जिसने 25 से 30 लाख लोगों को मरवा दिया तो वो अहिंसा का पुजारी। और जो मोहनदास करमचंद गांधी हमेशा झूठ ही बोलता रहा देश विभाजन के मामले पर, उसको ये सत्य का पुजारी। देखिए ना कितना बड़ा अभिशाप जो है हमारे देश के ऊपर जो है वो थोपा गया। और ये सब सिर्फ इसलिए सुभाष चंद्र बोस को ये सब पहले ही जो है उनको मरवा करके अपनी महत्वाकांक्षा का रास्ता जो है वो साफ कर चुके थे। वो इनकी महत्वाकांक्षा के रास्ते में सबसे बड़े कांटा थे और सबसे बड़े रोड़ा थे। उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है रूसी शासकों से मिलकर के रूस के या साइबेरिया के घने जंगलों में बने जेल में उनको निर्मम यातनाओं के साथ उनको मार डाला। तो सुभाष चंद्र बोस जो इसे नेहरू या गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते के सबसे बड़े रोड़ा थे, उसको वो हटवा दिया। इसके बाद बीच में जो छोटे मोटे थे रोड़ा, सरदार पटेल इत्यादि वगैरह उनको भी वो हटवा दिया। और कौन जो है नेहरू, जिसके पक्ष में जिसके समर्थन में एक भी कांग्रेसी नहीं था, जिसके पक्ष में समर्थन में अधिकांश उसमें देश की जनता बिल्कुल नहीं थी, उस अभिशाप को इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के ऊपर थोपा। तो देश की सुरक्षा की बात चल रही थी, थोड़ा सा बता दें और आगे भी जो और भी वीडियो आएगा और भी मौके आएंगे बताया जाएगा। तो जिसमें देश मैंने जो है वो अंग्रेज चले गए 1947 में, तो उसमें हमारे पहले वो सेना अध्यक्ष थे और उसमें तीनों सेनाओं का एक ही अध्यक्ष हुआ करता था, एक ही जनरल। तो हुए थे राय बूचर। तो राय बूचर आए इस नेहरू के पास कि सर मैं भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करना चाहता हूँ। मैं अपनी इस भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना चाहता हूं और ये हमारी योजना है और ये हमारे प्लान्स हैं। तो ये इस नेहरू ने उस सेना अध्यक्ष राय बूचर को यह कहकर भगा दिया कि सेना के आधुनिकीकरण की क्या जरूरत है, हम तो शांतिप्रिय देश हैं, ये कहकर के उनको भगा दिया।
और सन 62 तक ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारी सेना के लिए एक सुई तक नहीं बनने दिया। और ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीन के नेताओं को, खास करके जो है चाउ एनलाई, वो प्रधानमंत्री था, हिंदी चीनी भाई, एक विश्वासघाती माहौल बनवाए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। और उसी वक्त जो है 1959 में इधर वो करवा रहा है, ये मैंने भारत का एक विश्वासघाती माहौल कि हिंदी चीनी भाई। और उसी वक्त वो चीन की सेना घुसी अरुणाचल प्रदेश में। और तो जब खबर मिली तो चीन वालों ने कहा कि नहीं ठीक है, हम वो वापस हो जाएंगे, और वापस गए नहीं। और वहीं पर जो है उन समों ने इतने सालों बाद वो गांव वगैरह बसा दिया। सैटेलाइट की फोटो जो है वो अमेरिका की एक संस्था है, वो प्लैनेट लैब, उसने लिया। और उसी को एक गद्दार राहुल कह रहा है कि चीन की सेना घुस गई, मोदी ने चीन की सेना को घुसा दिया। इस गद्दार राहुल से पूरे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन पूछें कि भाई ये तुम्हारे बाप के नाना की गद्दारी है। तो पहले ये गद्दार राहुल गांधी अपने बाप के नाना की गद्दारी की बात जो है पूरे देश को बता दे, अब तब इसके बाद वो बात करें। तो हिंदी चीनी भाई करके जो है उसी वक्त जो है वो चीनी सेना जो है अरुणाचल प्रदेश में घुस गई थी। और ये जवाहरलाल नेहरू अपनी सेना के लिए एक सुई तक नहीं बनने दिया। सन 62 में हमारे तमाम जवान निहत्थे मारे गए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण। वास्तव में इसकी गद्दारी को ये मोदी जी छिपा रहे हैं। मोदी जी न भूलें कि इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का तो ये हिसाब पूरा अकाउंट फॉर इस देश की जनता करेगी, भारतीय जनता दल करेगा, लेकिन उसके साथ साथ मोदी जी आपका भी हिसाब लेगा कि इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के जिसके भारत के खिलाफ हमारे प्यारे मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ जो इसकी यानी गद्दारियों की लंबी फहरिस्त है, उसके पाप को जो आपने छिपाया है मोदी जी, उसका भी हिसाब जो है ये देश लेगा। और भारतीय ताकत दल भी लेगा। तो हमारे सन 62 की लड़ाई में हमारे जवान निहत्थे मारे गए इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण। और हमारे देश का 42,000 वर्ग मील, जो कि रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लद्दाख का वो एरिया, वो चीन को ये हवाले कर दिया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। और क्या झूठ बोला कि वो जमीन चली गई तो कोई फर्क नहीं है, वहां तो एक घास भी नहीं उगती। और देखिए उसमें क्या कहते हैं कि वो नंबनेस थी। किसी को असर नहीं था कि इस गद्दार नेहरू को रोकने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए सिर्फ एक एमपी महावीर त्यागी ने कहा था कि नेहरू महोदय मेरे सर पर भी बाल नहीं है, मेरे सर पर भी एक बाल नहीं है, तो क्या इसको भी चीन को दे दिया जाए? ये जवाब नहीं बनता था महावीर त्यागी जी, जवाब ये बनता था कि अरे नेहरू तुम्हारे सर पर भी एक बाल नहीं है, तो क्या तुम्हारी भी गर्दन को काट करके चीन को दे दिया जाए? जवाब ये बनता था। खैर कोई बात नहीं है। और माकूल जवाब जो है इसको दिया जाना जरूरी है। और इस समय जो माकूल जवाब जो देना है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, भारतीयता के आधार पर एक होकर के जो है इनको ईवीएम मशीन पर, उस बैलेट बॉक्स पर
बूथ पर बैलेट और जो है मतपेटी पर इनको शून्य करिए, नष्ट में नाबूद करिए। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा पर और देश की सुरक्षा के मामले में कितनी गद्दारी किया है ये आगे भी सविस्तार जो है वो बताया जाएगा, या तो यूट्यूब के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।